Let it starts. Today will be new chapters. Principles of inheritance and variation. Class 12th. Principles of inheritance and variation. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला कैरेक्टर्स ही इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन का मतलब होता है, इसको हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंशिएशन देखने को मिले, इसी को वेरिएशन कहा जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि वेरिएशन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसको हम बहुत ही सिंपल टर्म में लिख सकते हैं जेनेटिक्स। आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको जेनेटिक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स का हम डेफिनेशन आपको बता दें। जेनेटिक is the branch of biology which deal with study of inheritance and variation. अब आपको हम वेरिएशन को यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन, या इसको हम जेनेटिक वेरिएशन भी कह सकते हैं। जर्मिनल वेरिएशन। देखो, सोमैटिक वेरिएशन का मतलब यह होता है कि वे वेरिएशन जो हम ये कहें कि कुछ ऐसे फिजिकल, कुछ ऐसे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस देखने को मिले, उसको हम सोमैटिक वेरिएशन कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन भी कह सकते हैं। और जर्मिनल वेरिएशन का मतलब ये होता है जो जीन से रिलेटेड, जो जेनेटिक से रिलेटेड, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद जो कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिले, उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कह सकते हैं या जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। इसको हम बहुत ही सिंपल में आपको बता दें कि जो सोमैटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं हो सकता। हाँ, बट होगा तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण होगा। उसका जो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, उसकी वजह से होगा, उसको हम सोमैटिक वेरिएशन में रख सकते हैं। और जर्मिनल वेरिएशन जैसे आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। लेंथ आपने देखा होगा, या कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, या उसका फेस हो गया, ईयर्स वगैरह जो देखने को मिलता है, नोज वगैरह देखने को मिलता है, दिस इज द जर्मिनल वेरिएशन। ऐसी बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस देखने को मिलती है, इसी को जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब यह होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या हम इसको कह सकते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला कैरेक्टर ही इनहेरिटेंस कहलाता है। अब ध्यान देना कि एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जेनेटिक्स है क्या? एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा जो रूल होता है ये डीएनए का होता है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। बट ये बाद में वाटसन और क्रिक आए थे, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था। लेकिन मेंडल साहब जो थे, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कुछ ऐसी कैरेक्टर, कुछ ऐसा फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो दैट इज, हम इसको कह सकते हैं वो इनहेरिटेंस इन्होंने कहा था।
अब वो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो इन्होंने एक सिंपल टर्म में बताया कि जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ डील विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कुछ ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो दिस इज आल्सो नोन एज, इसको जेनेटिक्स कहा जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल, या इसको जी.जे. मेंडल के नाम से भी लिखा जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको मेंडल साहब के बारे में, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दें। जो मेंडल साहब थे इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इनका जो बर्थ हुआ था जी.जे. मेंडल साहब का, मेंडल साहब का जो बर्थ हुआ था ये 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और इनका डेथ भी इसी टाइम देख ले रहे हैं, अबाउट 84 के आसपास इनका डेथ भी हो गया था। और 53 के आसपास या 54 के आसपास इन्होंने मैथ एंड साइंस की स्टडी किए थे। और ध्यान देना कि जो मेंडल साहब थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल होता है वियना। तो ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर जैसे हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया में कोई सिटी हो दिल्ली, तो इसी तरीके से ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया एक कंट्री था और इस कंट्री के अंदर एक सिटी था ब्रून सिटी, यहां से ये बिलोंग करते थे। ध्यान देना कि इन्होंने पी प्लांट का चुनाव किया था, इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर का सिलेक्शन क्यों किए थे? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, इजिली इनका जो लाइफ स्पेन होता है बहुत कम समय के लिए होता है, और इसमें कहीं ना कहीं जो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इन्होंने पी प्लांट का चुनाव किए थे। पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। तो इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया था। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स थे। टॉल एंड ड्रॉप को लेकर के क्रॉस कराया, कुछ ऐसे कलर्स को लेकर के क्रॉस कराए, और भी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रॉस कराए थे। और कई तरह के इनके क्रॉस देखने को मिले, बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशन देखने को मिला। तो मेंडल साहब जो थे इन्होंने 3 लॉ दिए थे। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था इसमें जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मेंडल का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मेंडल साहब की डेथ हो गई थी 1884 में, और 1900 तक किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का काम कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के ही साइंटिस्ट थे, और कुछ जर्मनी के थे, और हॉलैंड वगैरह या नीदरलैंड वगैरह के भी साइंटिस्ट थे। उसका मैं एक नाम बता दे रहा हूँ, STC एक मोबाइल आता है, इससे आप याद कर सकते हो। हुगो डुब्रिज, टी शेयरमार्क, और एक थे कार्ल कोरेंस। इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को 1900 में रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर का जो नाम पूछा जाए तो आप बताओ ये साइंटिस्ट का नाम। हुगो डुब्रिज, टी शेयरमार्क और कार्ल कोरेंस। हुगो डुब्रिज हॉलैंड के रहने वाले थे, टी शेयरमार्क जर्मनी के रहने वाले थे, और कार्ल कोरेंस साहब जो थे ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे। इन्होंने इन्हीं के सारे मित्र रहे होंगे, बुलाए होंगे, क्योंकि ये भी वहीं के थे। वहाँ के उनके फैमिली वाले जब कहे होंगे कि कुछ मेंडल साहब ने डिस्कवर किया है, तो इस तरीके से इन लोगों को बुलाया गया। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया था। एक कैरेक्टर्स को लिया गया था, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ध्यान देना यहाँ पे सिंगल कंट्रास्टिंग क्या था, एक टॉल था और एक स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया डॉर्फ। ये टॉल है, ये डॉर्फ है, ठीक है। टॉल और डॉर्फ को लेकर के क्रॉस कराया गया, ठीक। ये 100% टॉल है, ये 100% डॉर्फ है, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, एलील्स बनाए गए और यहाँ पे इसके बीच में इसके बीच में ये क्रॉस हुआ, ठीक है। ऐसे 4 क्रॉस होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 बताऊंगा, कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे और भी होगा, इसका फिर इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ये इसको F1 जनरेशन कहा जाता है, फर्स्ट फेलियर जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फेलियर जनरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सेकंड जनरेशन में रखा जाएगा। एक पुनेट स्क्वायर बॉक्स बनाया गया था, पनेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था। एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखा गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखा गया। इसके बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी आया, इसका इसके साथ क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिर इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ होगा स्मॉल टी। अब इसमें यह पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। यह बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकली अपीयरेंस हो उसको फिनोटाइप रेशियो कहा जाता है, और जो जेनेटिकली अपीयरेंस हो उसको जीनोटाइप रेशियो कहा जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये 100% टॉल है, ये दोनों आपने देखा, ये मीडियम साइज के दिख रहे हैं हाइब्रिड की तरह, और ये आपने जो देखा ये 100% डॉर्फ दिख रहा है। तो फिनो का मतलब होता है फिजिकली और जीनो का मतलब होता है जेनेटिकली। तो इसमें फिजिकली तरीके से ये जो दिख रहा है वो 3:1, मतलब 3 टॉल दिख रहे हैं और एक डॉर्फ दिख रहा है। और जेनेटिकली जो देखा जाए 1:2:1 होगा। एक 100% टॉल, 2 जो होंगे हाइब्रिड होंगे, और 1 जो है आपने देखा यहाँ पे ये डॉर्फ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 25% टॉल, 50% हाइब्रिड और 25% जो होता है ये डॉर्फ है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।